स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने क्रिया को कंप्लीट करा था। आज की क्लास में हम लोग विशेषण को कंप्लीट करने वाले हैं और इस विशेषण को पढ़ने के बाद आपके सभी प्रकार के एग्जाम में जब भी विशेषण से संबंधित प्रश्न आएगा तो आप उसे आसानी से कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे होंगे विशेषण किसे कहते हैं। तो बेटा यहाँ पर सबसे पहले हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि जो विशेषण है वो किस प्रकार का शब्द है। तो जब हमने शुरुआत करी थी बेटा तब हमने बताया था संज्ञा, संज्ञा के बाद सर्वनाम, सर्वनाम के बाद क्रिया और फिर क्या बताया था विशेषण। ये चारों जो हैं वो विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं जो कि हम लोगों ने शब्द में पहले ही पढ़ रखा था। तो लिखा है बेटा विशेषण एक प्रकार का कैसा शब्द है बेटा, विकारी शब्द होता है। अब विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो परिभाषा यहाँ से क्या बनी है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे पक्षी या फिर देख लेते हैं राम, राम बुद्धिमान है। राम क्या है बेटा, बुद्धिमान है। ये एक आपके सामने वाक्य लिखा है, राम बुद्धिमान है। तो राम यहाँ पर क्या है बेटा, संज्ञा। राम क्या है बेटा, संज्ञा। और राम की विशेषता क्या है, तो राम की विशेषता है बुद्धिमानी, जो उसके पास है, जो औरों के पास नहीं है। तो राम के अंदर क्या विशेषता है, बुद्धिमान होने की विशेषता है। तो ये जो बुद्धिमान है ये क्या कहलाएगा बेटा, विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विशेषण कहलाएगा। हमने क्या बताया, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर राम क्या थी बेटा, संज्ञा। संज्ञा की विशेषता क्या है, राम की विशेषता क्या है, वह बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान क्या हो गया बेटा, यहाँ पर विशेषण हो गया। जैसे एक और देख लें, ये तो संज्ञा का देखा, आप सर्वनाम का देख लें। वह सुंदर है, वह सुंदर है। तो बेटा यहाँ पर वह आपको लिखा दिख रहा है जो कि क्या है बेटा, सर्वनाम है। सुंदर बेटा वह की विशेषता है। तो ये जो विशेषता है इसे हम लोग क्या कहेंगे, सुंदर को विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, विशेषण। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो चीजें देखी, एक राम था, राम की विशेषता क्या थी, वो बुद्धिमान था। तो बेटा ये जो शब्द है जो राम की विशेषता बताने का काम कर रहा है उसे हम लोगों ने क्या कह दिया, विशेषण कह दिया। क्या कह दिया बेटा, विशेषण। ठीक उसी प्रकार वह क्या है बेटा, वह सुंदर है। जो वह सुंदर है तो वह की विशेषता क्या है, सुंदरता उसकी विशेषता है। तो जो सुंदर है वो क्या हो गया बेटा, विशेषण हो गया। तो सबसे पहले देखा विशेषण। विशेषण एक प्रकार का विकारी शब्द होता है। कैसा शब्द होता है, विकारी शब्द होता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या देखा, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा है, जैसे लड़का, लड़के की विशेषता क्या है बेटा, अच्छा होना विशेषता है। तो बेटा यहाँ पर जो अच्छा है वो विशेषण है और जो लड़का है बेटा वो क्या है, संज्ञा है। अगला देख लेते हैं, नीली गाय। बेटा गाय की विशेषता कैसी है, कि वो नीली है बेटा। कैसी है बेटा, नीली। तो यहाँ पर नीला विशेषण हो गया, गाय क्या हो गई बेटा, संज्ञा हो गई। ठीक उसी प्रकार आदमी बेटा कैसा है, आदमी काला है। आदमी कैसा है, काला है। तो ये जो काला शब्द है ये विशेषण है और आदमी क्या है बेटा, संज्ञा। तो हम लोगों ने देखा जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अगला पॉइंट, विशेष्य। ये विशेष्य क्या होता है, तो एक साधारण सी बात याद रखना, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। तो विशेषता किसकी बताई जा रही होगी, या तो संज्ञा की बताई जा रही होगी विशेषता, या फिर बताई जा रही होगी बेटा सर्वनाम की। संज्ञा की बताई जा रही होगी या फिर किसकी बताई जा रही होगी, सर्वनाम की। तो ये जो संज्ञा और सर्वनाम है ये दोनों क्या कहलाते हैं बेटा, विशेष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विशेष्य कहलाते हैं। तो विशेष्य की परिभाषा समझ में आ गई होगी। जिनकी विशेषता बताई जा रही हो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, विशेष्य कहेंगे। अब यहाँ पर देखें, राम बुद्धिमान है। तो बेटा बुद्धिमान कौन है, राम। कौन है, राम। तो विशेषता किसकी बताई जा रही, राम। तो इस वाक्य में राम विशेष है। यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही होती है उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, विशेष्य का दर्जा देते हैं। यहाँ पर विशेष्य कौन है, राम। यहाँ पर विशेष्य कौन है, वह। तो यही तो लिखा हुआ है बेटा, संज्ञा और सर्वनाम
जिनकी विशेषता बताई जा रही होती है क्या कहलाते हैं? विशेष कहलाते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे देखते हैं। प्राविशेषण क्या है बेटा? प्राविशेषण क्या होता है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक वाक्य लिखा है, इस वाक्य से आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि प्राविशेषण क्या होता है। जैसे राम बहुत बुद्धिमान है, राम बहुत बुद्धिमान है, राम बहुत बुद्धिमान है। तो राम बेटा यहां पर क्या है? संज्ञा है बेटा, या फिर राम को विशेष्य भी तो कहा जा सकता है। बेटा बुद्धिमान होना गुण है जो कि विशेषण है। क्या है बेटा? विशेषण। और बुद्धिमान भी कितना है? बहुत। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, बुद्धिमान तो है पर कितना? बहुत बुद्धिमान है। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्राविशेषण के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर क्या लिखा है? पहले बताया राम बुद्धिमान है, अब बुद्धिमान भी कितना है? बहुत बुद्धिमान है। तो जो यहां पर बहुत शब्द है बेटा ये प्राविशेषण है। तो प्राविशेषण भी समझ में आ गया होगा। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्राविशेषण के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले देखा हम लोगों ने विशेषण, विकारी है कि अविकारी, तो आपने कहा विकारी शब्द है। फिर हमने देखा बेटा विशेषण कहते किसे हैं, तो आपने बताया जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। फिर हमने उदाहरण से समझा कि विशेषण क्या होता है। फिर हमने समझा बेटा विशेष्य किसे कहते हैं। तो जिसकी विशेषता बताई जाए, तो विशेषता किसकी बताई जाएगी? संज्ञा या सर्वनाम की। तो अगर वाक्य में संज्ञा है या सर्वनाम है तो उसे ही हम लोग क्या कह देंगे? विशेष का दर्जा दे देंगे। फिर हमने देखा प्राविशेषण। प्राविशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राविशेषण। जैसे यहां पर वाक्य में बहुत क्या है बेटा? प्राविशेषण के अंतर्गत आएगा। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? बहुत अच्छे से पढ़ते चलिएगा, बहुत ध्यान लगाकर पढ़ने की जरूरत है बेटा आज के समय में। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो बड़ी समस्याएं आएंगी। जीवन जो आगे है बड़ी कठिन डगर सी प्रतीत होगी आपको। बहुत आसान है एक कमरे के कोने में 6-7-8 घंटे बैठकर पढ़ना। अगर ये अभी आपको कठिन लग रहा है तो आने वाले समय में आप ये बात मान लें कि आप कहीं पर 12-14 घंटे की जब नौकरी करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि पढ़ना कितना आसान था। तो मेरी राय तो यही है कि एक कोना पकड़ लें, कूलर, पंखे, एसी में आराम से बैठकर पढ़ाई करें। और नहीं, आने वाला समय कितना खराब होने वाला है ये आप खुद समझेंगे। आप अपने भविष्य के मालिक स्वयं हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं बेटा विशेषण का वर्गीकरण। विशेषण का वर्गीकरण क्या देखते हैं बेटा? विशेषण का वर्गीकरण। बहुत ध्यान से पढ़िएगा एक एक टॉपिक को, और इसके बाद प्रीवियस ईयर बेटा क्वेश्चन जरूर लगाइएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपकी स्थिति कैसी चल रही है। चलिए देखते हैं विशेषण का वर्गीकरण। क्या देखते हैं? विशेषण का वर्गीकरण। चलिए विशेषण का वर्गीकरण। विशेषण का क्या देखने वाले हैं बच्चा? वर्गीकरण देखने वाले हैं। विशेषण का विभाजन देखने वाले हैं। सबसे पहले विशेषण को हम लोग 3 आधारों पर विभाजित करेंगे। कितने आधारों पर बेटा? 3 आधारों पर विशेषण को हम लोग विभाजित करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। सबसे पहला आएगा विशेषण के भेद। क्या आएगा बेटा? विशेषण के भेद। भेद को बेटा हम लोग विशेषण के प्रकार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रकार। या तो आप भेद कह लें और या तो आप विशेषण के क्या कह लें? प्रकार। भेद कह लें या फिर कह लें बेटा प्रकार। ठीक है बेटा। दूसरा जो हम लोग देखने वाले हैं प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। और तीसरा हम लोग देखने वाले हैं बेटा विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्था। क्या देखने वाले हैं? विशेषण की अवस्था। तो हम इन 3 चीजों को बेटा इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्या देखने वाले हैं? सबसे पहला देखने वाले हैं विशेषण के भेद। दूसरा क्या देखने वाले हैं? प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद।
और तीसरा क्या देखने वाले हैं, विशेषण के प्रकार। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले विशेषण के भेद देखेंगे तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा, 4 भेद होते हैं। सबसे पहला आएगा गुणवाचक विशेषण। कौन सा आएगा बेटा, गुणवाचक विशेषण। फिर से बोलिए बेटा, गुणवाचक विशेषण। दूसरा आएगा बेटा संख्यावाचक विशेषण। कौन सा आएगा बेटा, संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण का दूसरा भेद होगा वो कौन सा होगा, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो भेद आएगा बेटा वो होगा परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा आएगा बेटा, परिमाणवाचक विशेषण। और जो चौथा और अंतिम भेद आएगा उसका नाम होगा बेटा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के प्रकार या भेदों की संख्या अगर हम लोग देखें तो कितनी है बेटा, 4 है। सबसे पहले गुणवाचक, दूसरा संख्या, तीसरा परिमाण और चौथा कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। अब प्रयोग के आधार पर अगर विशेषण के भेद देखें तो 2 प्रकार के भेद होते हैं बेटा। कितने प्रकार के, 2। पहला आएगा उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण। और बेटा जो दूसरा क्रम आएगा उसे हम लोग कहेंगे विधेय विशेषण। पहला कौन सा विशेषण आएगा, उद्देश्य विशेषण, और दूसरे की बात करेंगे तो कौन सा आएगा, विधेय विशेषण। ये है बेटा प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। अब हम लोग देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं कितनी हैं। तो विशेषण की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं। पहली आएगी मूलावस्था, मूलावस्था। दूसरी आएगी बेटा उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और अंतिम कौन सी आएगी बेटा, उत्तमावस्था। कौन सी अवस्था आएगी, उत्तमा अवस्था। तो ये था बेटा विशेषण का वर्गीकरण। तो हम लोगों ने सबसे पहले विशेषण का वर्गीकरण करा और विशेषण के वर्गीकरण में विशेषण के भेद या प्रकारों पर चर्चा करी। तो विशेषण के 4 प्रकार हम लोगों ने बेटा देखे। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सार्वनामिक। वहीं पर प्रयोग के आधार पर जब हम लोगों ने विशेषण के भेदों को देखा तो प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के भेद थे, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। और बेटा अंतिम है विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, 3। पहली कौन सी है बेटा, मूलावस्था। कौन सी अवस्था है, मूलावस्था। दूसरी कौन सी है बेटा, उत्तरावस्था। और तीसरी और अंतिम कौन सी है बेटा, उत्तमावस्था। तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं देखी बेटा, 3 अवस्थाएं देखी। अब एक एक करके इनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले विशेषण के भेदों पर चर्चा करें। तो विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं बेटा, 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4। कौन कौन से 4 भेद हैं, सबसे पहला आएगा आपका गुणवाचक विशेषण। कौन सा आएगा बेटा, गुणवाचक। दूसरा कौन सा आएगा, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा कौन सा आएगा बेटा, परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा कौन सा आएगा बच्चा, सार्वनामिक विशेषण। तो ये विशेषण के कितने भेद हैं बेटा, 4 भेद हैं। सबसे पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा बेटा परिमाणवाचक और चौथा कौन सा है, सार्वनामिक। आज की क्लास में हम इन्हीं 4 को पढ़ने वाले हैं। बची हुई अगली क्लास में बेटा इन 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे और विशेषण से संबंधित सभी प्रकार के तथ्यों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। कौन सा है बेटा, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण कहेंगे किसे बेटा, तो जिन पदों से किसी भी संज्ञा, सर्वनाम, पद के गुण, दोष, अवस्था, दशा, आकार, प्रकार, रंग, रूप, समय, अच्छा, बुरा आदि गुणों का पता चले तो ऐसे क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 10 सेकंड में भी हम ये पहचानना बता देंगे आपको कि आप आसानी से विशेषण को कैसे पहचानें। अभी विधिवत तरीके से पढ़ते हैं, फिर वो तरीका भी बताया जाएगा कि आप मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड लेंगे और विशेषण को पहचान लेंगे। वो ट्रिक तभी समझ में आएगी जब आप एक बार इन चीजों को पढ़ लेंगे। एक बार आपको विधिवत तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो गुणवाचक का मतलब क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दशा का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण के बेटा 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6 भेद। कुछ किताबों में 7 भेदों पर चर्चा करी गई है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित मत है कि गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, 6। तो गुणवाचक विशेषण बताएगा क्या, पहले उस पर चर्चा करते हैं। स्थान बताएगा, जैसे
स्थान में देखें दायां, बायां, नीचे, ऊपर। तो गुणवाचक विशेषण का जो सबसे पहला भेद है वो है स्थान बोधक, स्थान को बताने का काम करेगा। दूसरा रंग बताएगा, नीला, काला, पीला, नीला, काला, पीला। तीसरा दशा बताएगा, भारी, हल्का, पतला, मोटा, ये दशा बताने का काम करेगा। चौथा अवस्था बताएगा, छोटा है, बड़ा है। फिर बेटा चौथा बताएगा पांचवा बताएगा काल, प्राचीन है, नवीन है, नया है, पुराना है, बहुत पुराना है। और अंतिम बताएगा आकार, आकार में कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, गोल है, तिकोना है, त्रिभुजाकार है, षटमुखी है। ये क्या बताएगा, आकार। क्या बताएगा बेटा, आकार। तो गुणवाचक विशेषण क्या है, जो संज्ञा और सर्वनाम के, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के स्थान, रंग, दशा, अवस्था, काल, आकार आदि का बोध कराते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि ये भैया कैसे हो रहा है। उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले जैसे लिखा है, राम, राम, राम। अगर इन्हीं में से हम लोग उदाहरण लें, इन्हीं में से कोई एक उदाहरण ले लें, राम दाएं है, राम दाएं है। किसी ने पूछा राम कहाँ है, तो कहा राम दाएं है, राम बाएं है। तो राम यहां पर क्या हो गया बेटा, संज्ञा हो गई, संज्ञा हो गई। अब कहा इसमें विशेषण बताओ, तो ये जो तुमको दाएं दिख रहा है बेटा, ये स्थान बोधक के अंतर्गत आएगा। देखो स्थान बताने का काम कर रहा है, राम कहाँ है, दाएं है। तो बेटा स्थान किसके अंतर्गत आता है, गुणवाचक। तो ये विशेषण हो गया। क्या हो गया, विशेषण। क्या हो गया, विशेषण। और विशेषण में भी कौन सा हो गया बेटा, गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण हो गया, गुणवाचक विशेषण। उदाहरण देखते हैं दूसरा। बेटा अगर हमने लिखा है गाय, गाय नीली है, गाय कैसी है बेटा, नीली है। तो बेटा यहां पर गाय क्या हो गई, तो आप कहेंगे भैया संज्ञा हो गई। और नीला क्या हो गया बेटा, विशेषण हो गया, क्योंकि गाय की विशेषता बताई जा रही है कि गाय कैसी है, नीली। और विशेषण में भी कौन सा है, तो आप देखेंगे यहां पर रंग लिखा है। क्या लिखा है बेटा, रंग। तो जो ये रंग है, ये किस प्रकार का विशेषण है बेटा, तो आपका उत्तर होगा भैया ये गुणवाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है, गुणवाचक। तो कैसे पहचाना, तो ये बहुत आसान है। अभी हम वो तरीका भी बताएंगे कि आप कैसे आसानी से पहचान लेंगे। फिलहाल पूरी चीजों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले किसी संज्ञा या सर्वनाम के स्थान का बोध कराया जाए, उसके रंग का बोध कराया जाए, उसकी दशा के बारे में बताया जाए, उसकी अवस्था, उसके काल और उसके आकार के बारे में बताया जाए। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आपके सामने उदाहरण लिखे हुए। अगला देखते हैं बेटा कौन सा है, अगला है संख्यावाचक। कौन सा है बेटा, संख्यावाचक विशेषण। ये क्या है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, किसका बोध हो बेटा, संख्या का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण के रूप में जानते हैं। जिन से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या, संख्या का मतलब आप सीधे समझ लें, जिन्हें गिना जा सके, जिन्हें गिना जा सके, जिन्हें गिना जा सके, वो किस विशेषण के अंतर्गत आते हैं बेटा, तो वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं। संख्यावाचक के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। पहला कौन सा है बेटा, पहला आएगा निश्चित संख्यावाचक। कौन सा आएगा बेटा, निश्चित संख्यावाचक। और दूसरा कौन सा आएगा बेटा, अनिश्चित संख्यावाचक। पहला कौन सा आएगा, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा कौन सा आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। फिर ये जो आपको लिखे दिख रहे हैं, ये सारे निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आते हैं। तो संख्यावाचक क्या है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। फिर जिन पदों से संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध हो, ऐसे विशेषण संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। संख्यावाचक कितने के भेद हो गए बेटा, दो। पहला हो गया निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा कैसा हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक। उदाहरण से समझते हैं। कमरे में 500 विद्यार्थी हैं, कमरे में 500 विद्यार्थी हैं। तो आप एक छोटी सी बात बताइए, विद्यार्थी कमरे में बैठे हैं तो उनको गिनोगे ना आप, तो जैसे ही गिनोगे वो किसके अंतर्गत आ गया, संख्यावाचक। अब संख्यावाचक में 500 हैं, गिन कर आए हैं, निश्चित होगा कि अनिश्चित होगा, तो आपका तुरंत उत्तर आएगा भैया निश्चित होगा।
क्योंकि गिन कर आए हैं, श्योर हैं 500 ही हैं, तो निश्चित के अंतर्गत आ गया। अब अनिश्चित का उदाहरण देख लेते हैं। अनिश्चित, कमरे में बहुत विद्यार्थी हैं, बहुत विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों को गिना जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, तो संख्यावाचक के अंतर्गत आ गया। बहुत हैं, कितने हैं? बहुत हैं। जब बहुत हैं तो हम गिनकर तो नहीं आए, श्योर तो नहीं है, निश्चित तो नहीं है, तो किसके अंतर्गत आएगा? अनिश्चित के अंतर्गत आएगा। फिर दूसरा बच्चा गया, कहता है दूसरे कमरे में कुछ विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थियों को गिना जाएगा संख्यावाचक, और कुछ का मतलब अनिश्चित है, अभी हमको पता नहीं है कितने विद्यार्थी हैं। ठीक उसी तरीके तीसरा बच्चा गया दूसरी क्लास में और कहता है कमरे में बहुत विद्यार्थी हैं, तो बेटा बहुत भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले संख्यावाचक विशेषण देखें। संख्यावाचक विशेषण में हम लोगों ने देखा संख्यावाचक विशेषण कैसे पहचानेंगे, तो जिन्हें गिना जा सकता है, जिन्हें गिना जा सकता है वो किस विशेषण के अंतर्गत आएंगे? संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। और संख्यावाचक के कितने भेद? निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में फिक्स होगी संख्या, तो निश्चित, और जब फिक्स नहीं होगी तो अनिश्चित। जैसे किसी बच्चे ने कहा मुझे 100 रुपए दे दो, तो मास्टर साहब ने 100 रुपए निकाल कर दे दिए, तो 100 फिक्स था ना, तो बेटा ये निश्चित संख्यावाचक। अब रुपए तो गिनते हो ना, तो संख्यावाचक। दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, कहता है गुरुजी कुछ रुपए दे दो, कुछ रुपए दे दो, तो वो फिक्स तो नहीं है कितने मांग रहा है, तो रुपए तो संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि रुपए गिनकर ही दिए जाते हैं। अब इसके अंतर्गत भी किस में आ जाएगा बेटा? अनिश्चित, क्योंकि कुछ शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। निश्चित संख्यावाचक के कितने भेद हैं? सबसे पहला आएगा गणना। क्या आएगा बेटा? गणना। गणना के कितने भेद हैं? पूर्णांक। पूर्णांक में क्या आएगा बेटा? 1, 1, 2, 3, 4, ये पूर्णांक आएगा। जैसे कमरे में 4 विद्यार्थी हैं, तो 4 है, तो पहली बात विद्यार्थी संख्यावाचक हो गया। 4 निश्चित संख्यावाचक। निश्चित में भी कौन सा है? गणना, और गणना में भी कौन सा है? पूर्णांक वाला हो गया। अगला है बेटा अपूर्णांक। अपूर्णांक आपने पढ़ा होगा, जैसे 1.5, 2.5, सवा, पौने। किसी ने पूछा कितने बजे हैं, तो कहा 1:45 बजे हैं। गिनते हैं ना, टाइम देखते हैं ना, 1:45 बजे हैं, तो 1:45 बजे किसके अंतर्गत आ जाएगा? अपूर्णांक के अंतर्गत आ जाएगा। तीसरा है बेटा क्रम। क्रम में क्या आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे मोहन कक्षा में 5वां है, मोहन कक्षा में 5वां है, तो ये जो 5वां है इसे गिनते हैं तो संख्यावाचक आ गया। 5वां जो क्लास में 5वां नंबर पर है वो कौन है बेटा? मोहन है, तो निश्चित हो गया, 5वां तो फिक्स हो गया। और निश्चित में भी कौन सा हो जाएगा बेटा? क्रमवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्रम। अगला है आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? मोहन दुगनी रफ्तार से भगा, तो 2 है संख्यावाचक तो हो गया, 2 फिक्स भी हो गया क्योंकि गिन कर आए हैं दुगनी रफ्तार है, तो निश्चित हो गया। निश्चित के अंतर्गत कौन सा हो गया? आवृत्ति। दुगनी, तिगुनी, 4 गुनी, 4 गुनी लगा लेंगे। कितने गुनी? 4 गुनी। तो ये जो 4 गुनी है वो किसके अंतर्गत आएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। अगला है समुदाय। समुदाय में क्या आएगा? दोनों, फिर क्या आएगा? तीनों, फिर क्या आएगा? चारों। ये क्या है? दोनों समूहों में झड़प हो गई। 2 समूह थे, दोनों समूहों में क्या हो गई? झड़प हो गई, तो ये दोनों, तीनों, चारों किसके अंतर्गत आएगा? समुदाय बोधक के अंतर्गत आएगा। अगला है समुच्चय। जब आप कई बार इकट्ठा चीजें खरीदते हैं तो वो आएगा समुच्चय बोधक के अंतर्गत। जैसे आप चूड़ियां खरीदने गए तो दर्जन में लेकर आए, जैसे आप केला खरीदने गए बेटा तो वो भी दर्जन में लेकर आए, तो बेटा ये हो गया दर्जन जोड़ा, ये आ गया समुच्चय। और ये क्या लिखा है? सतसई। बिहारी जी की एक रचना है जिसमें लगभग 700 से ऊपर दोहे हैं, 715-17 के करीब हैं। तो इन दोहों के समूह को हम लोगों ने सतसई का नाम दिया। 700 दोहों के समूह को, जब समूह की बात आएगी तो क्या आएगा बेटा? समुच्चय बोधक। अगला आएगा प्रत्येक। प्रत्येक में किसका प्रयोग किया जाएगा? हर एक, एक एक और प्रत्येक का प्रयोग किया जाएगा। जब भी कभी आपको वाक्य में ये सारे शब्द ऐसे लगे मिल जाएं तो आप कह देना संख्यावाचक, और संख्यावाचक के अंतर्गत भी निश्चित संख्यावाचक। एक दो उदाहरण से और समझते हैं। जैसे किताब में, किताब में 400 पृष्ठ हैं। किताब में कितने पृष्ठ हैं? 400। तो पहले किताब क्या हो गई? संज्ञा। क्या हो गई बेटा? संज्ञा।
संज्ञा की विशेषता क्या है, उसमें कितने पृष्ठ हैं, 400। पृष्ठ का मतलब पन्ने होता है। पन्नों को गिनते हो कि नहीं गिनते हो, तो कहाँ, बिल्कुल गिनते हैं। गिनते हैं तो संख्यावाचक के अंतर्गत आ गए। पहली बात 400 गिने हुए हैं तो भैया निश्चित में आ गए। निश्चित में भी देखो तो एक है पूर्णांक, क्या है बेटा, पूर्णांक, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? तो हम लोगों ने क्या सीखा बेटा, संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक के अंतर्गत दो प्रकार पढ़े, निश्चित और अनिश्चित। फिर निश्चित का वर्गीकरण करा और फिर अनिश्चित का वर्गीकरण करा। अब अनिश्चित का भी एक आध उदाहरण दे दे, देख लें। एक लड़के ने कहा मुझे कुछ रुपए दे दो, कुछ रुपए दे दो। क्या मांग रहा है, पहली बात रुपए। रुपए बताओ गिनकर देते हो कि नहीं देते? तो हमने आपको क्या बताया था, जिन्हें गिना जा सके वो किसके अंतर्गत आएगा, संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा। तो रुपए संख्यावाचक हो गया। कितने दे दो, तो वो तो बताया ही नहीं, कह रहा है कुछ दे दो। अब कुछ का मतलब अनिश्चित, फिक्स नहीं है। तो बेटा ये जो कुछ है, कई है, बहुत है, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। अगला क्या है बेटा, अगला है परिमाणवाचक। क्या है बेटा, परिमाणवाचक। इसको कैसे पहचानेंगे? तो साधारण सी बात, जैसे संख्यावाचक में हम लोगों ने बेटा देखा था गिनने वाली चीजें थी, वैसे ही परिमाणवाचक में नापतौल वाली चीजें होंगी, जिन्हें नापा जा सके या फिर जिन्हें तौला जा सके। जब भी नापतौल वाली बातें होंगी किस विशेषण के अंतर्गत आएगा, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। जैसे मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दो, मुझे 5 मीटर कपड़ा दे दो। कुछ बच्चे कहेंगे जैसे ही 5 देखेंगे तुरंत संख्यावाचक मार के चले आएंगे। बेटा एक छोटी सी बात बताओ, जब कपड़ा खरीदने जाते हो आप लोग, तो जो कपड़ा रेडीमेड वाली बात नहीं कर रहे हैं, जब आप नपवा कर कपड़ा लेकर आते हैं तो जो कपड़ा देता है वो नापता है कि नहीं नापता है? तो जब नाप और तौल की बात होगी तो कौन सा विशेषण आएगा, परिमाणवाचक विशेषण आएगा। क्या आएगा बेटा, परिमाणवाचक विशेषण आएगा। इसका दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। 5 किलो आटा। कितना आटा लाना है बेटा, 5 किलो आटा लाने की बात हो रही है। तो आटा जब भी जाते हो तो नाप तौल के लाते हो कि नहीं लाते हो? हाँ बिल्कुल लाते हैं। उसके आगे क्या लिखा हुआ है, 5 किलो। तो जो बेटा ये 5 किलो है, ये बेटा आप एक छोटी सी बात बताओ, ये आटा नापा तौला जाता है कि नहीं? तो नापा तौला जाता है, फटाक से परिमाणवाचक में टिक कर देना। ये 5 देखकर आप संख्यावाचक में टिक नहीं करेंगे, पहले वाक्य को 2 से 3 बार पढ़ेंगे, तब आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो पाएंगी। तो सबसे पहले परिमाणवाचक, जिन शब्दों से मात्रा, नाप तौल की विशेषता प्रकट होती है, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे संख्यावाचक के 2 भेद थे, वैसे ही परिमाणवाचक के भी कितने भेद हैं बेटा, 2 भेद हैं। परिमाणवाचक के भी कितने भेद हैं बेटा, 2 भेद हैं। सबसे पहला आएगा निश्चित परिमाणवाचक। क्या आएगा बेटा, निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, पहला यही आएगा। दूसरा आएगा बेटा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या आएगा बेटा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सबसे पहला कौन सा आएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा कौन सा आएगा बेटा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। पहला आएगा निश्चित और दूसरा कौन सा आएगा बेटा, अनिश्चित। निश्चित का मतलब फिक्स होगा, जैसे 5 किलो आटा, 5 किलो आटा, 2 मीटर कपड़ा। कितने मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। तो ध्यान से देखेंगे, ये कपड़ा नापा तौला जाएगा, आटा भी नापा तौला जाएगा, और इसके आगे क्वांटिटी लिखी है, मात्रा लिखी हुई है, मात्रा फिक्स है, इस वजह से निश्चित। अब कैसे पहचानेंगे, आप दुकान गए और चीनी लेने गए, आपने दुकानदार से कहा 5 किलो चीनी दे दो। कितनी चीनी दे दो, 5 किलो चीनी दे दो। तो उसने नाप कर दे दी थी चीनी। जैसे ही चीनी दी किसके अंतर्गत आ गई,
निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के यहाँ। और जैसे ही पड़ोसी के यहाँ गए तो आप कटोरी लेकर गए और आपने उससे कहा भैया थोड़ी चीनी दे दो, तो थोड़ा और बहुत, जब भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, जब भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे थोड़ी चीनी दे दो, थोड़ी चीनी दे दो, जैसे ही आपने थोड़े शब्द का प्रयोग करा किसके अंतर्गत आ गया? परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। उदाहरण लिखते हैं, थोड़ी चीनी दे दो, ठीक है। बहुत चीनी दे दो, ज्यादा चीनी दे दो। समझ में आ गई मेरी बात? तो हम लोगों ने सबसे पहले परिमाणवाचक, परिमाणवाचक में क्या आएगा बेटा? नापतौल। क्या आएगा बेटा? नापतौल। तो जब भी हम नापतौल वाली वस्तुओं की बात करेंगे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत पढ़ेंगे। परिमाणवाचक के भेद कितने हो गए? दो, पहला निश्चित और दूसरा अनिश्चित। निश्चित के अंतर्गत हम लोगों ने बेटा ये देखे हैं और फिर अनिश्चित के अंतर्गत देखे। इनको पढ़ने से पहले आपको दो दो तीन तीन बार चीजों को याद करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने विशेषण देखा और विशेषण के कितने भेद देखे? तो विशेषण के हम लोगों ने वर्गीकरण के आधार पर 4 भेदों पर चर्चा करी। सबसे पहला विशेषण हम लोगों ने देखा बेटा गुणवाचक विशेषण। कौन सा देखा? गुणवाचक। गुणवाचक के अंतर्गत हम लोगों ने 3-4 प्रकारों पर चर्चा करी। उन 3-4 प्रकारों में जो सबसे पहला प्रकार था गुणवाचक विशेषण का, वो यह था कि गुणवाचक विशेषण के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? 6 भेद होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने अगला देखा बेटा संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण जैसे ही देखा तो संख्यावाचक विशेषण के हम लोगों ने 2 भेद देखे, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा क्या देखा बेटा? अनिश्चित संख्यावाचक। तीसरा बेटा हम लोगों ने देखा परिमाणवाचक। कौन सा देखा बेटा? परिमाणवाचक। जब भी नापतौल की बात होगी, किसकी बात होगी बेटा? नापतौल की बात होगी। तो नापतौल की जब भी बात करेंगे किस विशेषण के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक की भी बेटा हम लोगों ने 2 भेद देखे। सबसे पहला कौन सा था बेटा? निश्चित परिमाणवाचक। क्या था बेटा? निश्चित परिमाणवाचक। दूसरा कौन सा था बेटा? अनिश्चित परिमाणवाचक। कैसा था बेटा? अनिश्चित परिमाणवाचक। और अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा? थोड़ा और बहुत आएगा। वाक्य प्रयोग के हिसाब से आप समझ जाना। बहुत पीछे भी था, बहुत यहाँ पर भी होगा। जैसे उसने कहा बहुत रुपए दे दो, तो रुपए को गिना जाता है, रुपए को गिना जाता है। जब गिना जाता है तो संख्यावाचक। उसने कहा बहुत चीनी दे दो, बहुत चीनी दे दो, बहुत चीनी दे दो। जैसे ही उसने बहुत शब्द का प्रयोग करा, चीनी आपको पता है नापतौल कर लाते हो, तो वो परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ गया। चलिए अब अगला देखते हैं बेटा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? लिखा है ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा के शब्द की विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक। बहुत आसान सी भाषा में समझे तो हम एक प्रश्न लिख रहे हैं, एक वाक्य लिख रहे हैं, वह लड़का है। ये वाक्य लिखा है, वह लड़का है। वह क्या है? लड़का है। तो बेटा ये जो लड़का है, ये जो आपको लड़का दिख रहा है, ये क्या है बेटा? संज्ञा दिख रहा है। और इसके ठीक पहले क्या दिखा है? सर्वनाम दिखा है। क्या दिखा है बेटा? सर्वनाम। तो बस इतनी सी बात याद रखना, जब भी संज्ञा से पहले क्या आ जाए? सर्वनाम। जब भी संज्ञा से पहले क्या आ जाए? सर्वनाम। कौन सा विशेषण हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जब भी संज्ञा से पहले क्या आ जाए? सर्वनाम। कौन सा विशेषण हो जाएगा? सार्वनामिक। जैसे वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। तो बेटा यहां पर घर आपको क्या लगा दिख रहा है? संज्ञा। वह क्या है बेटा? सर्वनाम। तो जब भी संज्ञा से पहले बच्चा क्या आ जाए? सर्वनाम आ जाए, कौन सा विशेषण हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण के भेदों पर चर्चा कर ले। तो सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं? 6। पहला निश्चय वाचक सार्वनामिक विशेषण। जिन्होंने सर्वनाम पढ़ रखा है वो तुरंत बता देंगे। जब भी कभी आपको संज्ञा से पहले सर्वनाम मिल जाए और सर्वनाम में किन शब्दों का प्रयोग मिले? यह और वह, यह और वह, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत पढ़ा था। तो जब भी निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाए, संज्ञा से पहले कौन सा सर्वनाम आ जाए? निश्चयवाचक, तो वह निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे वह लड़का है, वह घर है, वह मेरा भाई है। सॉरी ये नहीं होगा, वह भाई है, ये आप कह लीजिए वह भाई है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अगला है अनिश्चयवाचक। जैसे कोई लड़का, कोई लड़का, हमने बोल दिया कोई लड़का। और कुछ, जब भी आपको कोई और कुछ, कुछ लड़के,
कुछ लड़के इधर आ जाओ। तो जब भी आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कुछ लड़के, कोई लड़का, तो यहाँ पर जब भी कभी आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम मिल जाए, कौन सा विशेषण हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। फिर अगला है संबंध। संबंध में बहुत आसान है, जो और सो मिल जाए। क्या मिल जाए बेटा? जो और सो। जो लड़का आया हो खड़ा हो जाए, जो लड़का आया हो खड़ा हो जाए। तो जो जैसे ही लड़के के पहले, लड़के यानी संज्ञा के पहले सर्वनाम मिला जो, और जो कौन सा है? संबंधवाचक। इस वजह से संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्नवाचक। क्या आएगा बेटा? प्रश्नवाचक। जैसे प्रश्नवाचक में हम लोगों ने क्या देखा था, क्यों देखा था, क्या देखा था, क्या देखा था, क्यों देखा? जैसे क्या मोहन आया है, क्या मोहन आया है, तो मोहन संज्ञा है और संज्ञा से पहले क्या आया है? क्या। क्या सर्वनाम है, आपको पता है 11 सर्वनामों में से, और सर्वनाम में 11 में से भी कौन सा है? प्रश्नवाचक। तो ये किसके अंतर्गत आ गया? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। अगला है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक का मतलब पहले ही पढ़ चुके हैं। जब 11 सर्वनाम आ जाए, कौन सर्वनाम? कभी भी वाक्य की शुरुआत में सर्वनाम मिल जाए संज्ञा से पहले तो सार्वनामिक, और वो किसमें आ जाए? 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये 11 सर्वनाम कभी भी संज्ञा से पहले मिल जाए। कौन कौन से 11 सर्वनाम? सबसे पहला मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। जब भी संज्ञा से पहले आपको ये 11 सर्वनाम में कोई भी सर्वनाम मिल जाए तो आप कह देना भैया ये मौलिक सर्वनाम है। कैसे सर्वनाम है? मौलिक सर्वनाम है। अब अगला और अंतिम है यौगिक सर्वनाम। यौगिक सर्वनाम क्या होते हैं? इन मौलिक सर्वनामों में जब परिवर्तन करके, लिंग का परिवर्तन करके, वचन का परिवर्तन करके, कारक का परिवर्तन करके जिन सर्वनामों को बनाया जाता है वो किसके अंतर्गत आते हैं? यौगिक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये मैं है, ये मैं लिखा है बेटा, मैं से हमने परिवर्तित रूप बना दिया मेरा। क्या बना दिया? मेरा घर। क्या आ गया? मेरा घर। तो बेटा घर बताओ संज्ञा है कि नहीं? कहा बिल्कुल संज्ञा है। संज्ञा से पहले क्या आ गया? सर्वनाम आ गया, तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। मेरा क्या इन 11 में आता है? कहा बिल्कुल नहीं आता। अगर इन 11 में आ जाता तो कौन सा सार्वनामिक विशेषण हो जाता? मौलिक सार्वनामिक विशेषण। लेकिन इन 11 में तो नहीं आया ना। फिर क्या कहेंगे? मैं का परिवर्तित रूप क्या है बेटा? मेरा। तो जब भी इन 11 सर्वनामों के रूप को परिवर्तित कर वाक्य में प्रयोग में लाते हैं तो वो किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। प्रयोग के आधार पर विशेषण के भेद। तो प्रयोग के अनुसार विशेषण के भेद, इसका दूसरा नाम क्या है? विशेष के क्रम के अनुसार विशेषण के भेद। तो प्रश्न अगर कभी भी पूछा जाए कि प्रयोग के अनुसार विशेषण के कितने भेद होते हैं या फिर विशेष के क्रम के अनुसार विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर आएगा 2 भेद होते हैं। वो 2 भेद कौन कौन से हैं? पहला आएगा उद्देश्य विशेषण और दूसरा क्या आएगा बेटा? विधेय विशेषण। तो सबसे पहला कौन सा आएगा? उद्देश्य विशेषण, और दूसरा कौन सा आएगा? विधेय विशेषण। तो सबसे पहले उद्देश्य विशेषण क्या होता है इसको समझते हैं। एक उदाहरण लिखेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि ये कैसे पहचानेंगे। जैसे लिखा हुआ है मीठा आम। क्या लिखा हुआ है बेटा? मीठा आम, ये लिखा हुआ है। आप हमको छोटी सी बात बताएं, जो आम है वो संज्ञा है कि सर्वनाम है? आप कहेंगे संज्ञा है। आम की खासियत कैसी है बेटा? वो मीठा है। तो ये जो मीठा आगे लिखा दिख रहा है ये विशेषण है कि नहीं है? तो हाँ, कहा बिल्कुल विशेषण है। तो जब भी संज्ञा से पहले विशेषण आ जाए, क्या बोला बेटा हमने? संज्ञा से पहले क्या आ जाए? विशेषण आ जाए, तो ऐसे विशेषण को हम लोग उद्देश्य विशेषण कहते हैं। तो यहीं पर लिखेंगे जब विशेषण संज्ञा से पूर्व आए, संज्ञा से पूर्व आए तो ऐसे विशेषण को, तो ऐसे विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उद्देश्य विशेषण कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, प्रयोग के आधार पर या फिर विशेष के क्रम के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। पहला है उद्देश्य विशेषण, दूसरा कौन सा है? विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या है? जब संज्ञा से पहले क्या आ जाए बेटा? विशेषण आ जाए,
तो ऐसे विशेषण को क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण का एक दूसरा नाम भी है बेटा, इसे कहते हैं विशेष्य विशेषण। विशेष्य विशेषण क्या कहते हैं? विशेष्य विशेषण। तो हम लोगों ने देखा उद्देश्य विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या था? जब संज्ञा से पहले क्या आ जाए? विशेषण आ जाए, तो ऐसे विशेषण को क्या कहते हैं? उद्देश्य विशेषण। अगला कौन सा है बेटा? विधेय विशेषण। इसका जस्ट अपोजिट। जब जब संज्ञा के बाद जब संज्ञा के बाद विशेषण आए, जब संज्ञा के बाद विशेषण आए, तो ऐसे विशेषण को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? विधेय विशेषण के अंतर्गत पढ़ते हैं। उदाहरण से समझते हैं। लिखा है आम मीठा है। आम मीठा है। क्या मीठा है? आम मीठा है। तो बेटा ये संज्ञा है। ये आपको क्या लिखा है? संज्ञा लिखी दिख रही है। यहां पर संज्ञा और सर्वनाम दोनों हो सकते हैं बेटा, ये बात याद रखिएगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? या तो संज्ञा की बताएंगे या तो सर्वनाम की बताएंगे। लिखा है आम मीठा है। आम क्या है बेटा? यहां पर संज्ञा। मीठा यहां पर क्या है? विशेषण। तो आप ध्यान से देखेंगे, जब संज्ञा या सर्वनाम पहले आ जाएं और विशेषण कब आ जाए? बाद में आ जाए, तो ऐसे विशेषण को क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। तो प्रयोग के आधार पर या फिर विशेष के क्रम के आधार पर विशेषण के कितने भेद बताए? दो भेद बताए। पहला उद्देश्य विशेषण, जब विशेषण संज्ञा जब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम दोनों आ सकते हैं, क्योंकि विशेषता बेटा संज्ञा और सर्वनाम की बताई जाती है। जब विशेषण संज्ञा कॉमा सर्वनाम से पूर्व आए, तो ऐसे विशेषण को उद्देश्य विशेषण के अंतर्गत पढ़ा जाता है। उदाहरण में मीठा आम, तो मीठा विशेषण हो गया, आम संज्ञा हो गई। जब विशेषण पहले आए और संज्ञा बाद में आए, तो ऐसे विशेषण को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। दूसरा नाम इसका विशेष विशेषण है। दूसरा बेटा, अगर भेद की बात करें प्रयोग की दृष्टि से, तो विधेय विशेषण है। विधेय विशेषण का मतलब जब संज्ञा या सर्वनाम के बाद विशेषण आए, तो ऐसे विशेषण को विधेय विशेषण के अंतर्गत पढ़ा जाता है। जैसे आम मीठा है, तो आम संज्ञा हो गई, मीठा विशेषण हो गया। तो बेटा विशेषण संज्ञा के और सर्वनाम के बाद आ रहे हैं, तो ऐसे विशेषण को क्या कहते हैं? विधेय विशेषण। तो पहला हम लोगों ने विशेषण के भेदों पर चर्चा करी, फिर हम लोगों ने प्रयोग की दृष्टि से या फिर विशेष की क्रम की दृष्टि से विशेषण के दो भेदों को पढ़ा। पहला था उद्देश्य विशेषण, दूसरा था विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण को विशेष विशेषण भी कहा जाता है। जब भी संज्ञा सर्वनाम से पहले विशेषण आ जाए, तो ऐसे विशेषण को उद्देश्य विशेषण, और जब संज्ञा और सर्वनाम के बाद विशेषण आए, तो ऐसे विशेषण को विधेय विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये भी आपका दूसरा जो पार्ट था बेटा, ये खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं विशेषण की तुलनात्मक अवस्था। विशेषण विशेषता बताने का काम करेगा। जब विशेषता बताएगा तो औरों से अलग होंगे आप। जब औरों से अलग होंगे तो कितने लोगों से अलग हैं, उस आधार पर विशेषण की तुलनात्मक अवस्था का बोध होगा। तो विशेषण की अगर हम तुलनात्मक अवस्थाओं पर चर्चा करें, तो विशेषण की तुलनात्मक अवस्था कितनी होती है बेटा? तीन। पहली होगी मूलावस्था। पहली जो अवस्था का नाम होगा बच्चा, उसका नाम होगा मूलावस्था। दूसरी कौन सी होगी? उत्तरावस्था। और तीसरी कौन सी होगी? उत्तमावस्था। पहली कौन सी है? मूलावस्था। दूसरी कौन सी है? उत्तरावस्था। तीसरी कौन सी है? उत्तमावस्था। ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस अवस्था में किसी से तुलना नहीं होती है। मतलब जब संज्ञा सर्वनाम की किसी से तुलना ना की जाए, तो विशेषण की ऐसी अवस्था को हम लोग मूलावस्था कहते हैं। जैसे ध्यान से देखें, मोहन मोहन होशियार है। मोहन क्या है बेटा? होशियार है। तो एक छोटी सी बात बताएं, मोहन संज्ञा या सर्वनाम हो गया या फिर विशेष हो गया? होशियार उसकी विशेषता हो गई, विशेषण हो गया। तो ध्यान से देखें, मोहन की क्या किसी से तुलना की जा रही है? तो बिल्कुल तुलना नहीं की जा रही है। जब संज्ञा सर्वनाम या विशेष की किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से तुलना ना की जाए, तो ऐसे विशेषण को हम लोग किस विशेषण के अंतर्गत पढ़ते हैं? मूलावस्था का विशेषण। यानी जो व्यक्ति की अवस्था है, जो मोहन की अवस्था है, वो मूलावस्था है। अभी केवल उसकी बात की जा रही है, किसी का तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा रहा है। दूसरा जो विशेषण है उसे कहते हैं उत्तरावस्था विशेषण। ये क्या होता है? इस अवस्था में दो प्राणियों, किसकी बेटा? दो प्राणियों या दो वस्तुओं के गुण एवं दोषों की क्या की जाती है? तुलना की जाती है। जब दो लोगों में तुलना होगी, तो बेटा कौन सा होगा? उत्तरावस्था। कैसे? राम या फिर मोहन सोहन से होशियार है। मोहन सोहन से
होशियार है। मोहन सोहन से क्या है बेटा? होशियार है। अच्छा बताइए, मोहन संज्ञा हो गई, मोहन की विशेषता बताई जा रही है तो मोहन हो गया विशेष्य, होशियार विशेषण हो गया। मोहन की जो तुलना है वो किससे की जा रही है? सोहन से। तो अब मोहन होशियार है, लेकिन जब भी दो लोगों के, दो व्यक्तियों के, दो वस्तुओं के गुणों एवं दोषों की तुलना की जाएगी तो विशेषण की ऐसी अवस्था को हम लोग उत्तरावस्था के नाम से जानते हैं। तो यहां केवल मोहन था, यहां पर दो लोगों के गुणों एवं दोषों की तुलना होने लगी, तो बेटा ये कौन सी अवस्था हो गई? ये अवस्था हो गई उत्तरावस्था। और अंतिम है उत्तमावस्था। जब ढेर सारे लोगों में, जब ढेर सारे लोगों में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा तो विशेषण की ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? उत्तमावस्था। जैसे मोहन कक्षा में सबसे होशियार है, मोहन कक्षा में सबसे होशियार है। तो बेटा जब मोहन अकेला बैठा था तो मोहन होशियार था, तो मूलावस्था हो गई। मोहन और सोहन में तुलना हो गई तो बेटा कौन सी अवस्था हो गई? उत्तरावस्था। जब दो या दो से अधिक, दो तो हो गए तो उत्तरा, और दो से जैसे ही अधिक होंगे तो वैसे ही कौन सी अवस्था आएगी? उत्तमा। कक्षा में 50 विद्यार्थी थे, 100 थे, 200 थे, 500 थे, अब मोहन सबसे श्रेष्ठ है। जब भी कभी श्रेष्ठता का बखान हो, जब भी किसी कर्ता को या फिर संज्ञा सर्वनाम को या फिर विशेष को ऊंचे औहदे पर बैठा दिया जाए, ऊंची पदवी का मालिक बना दिया जाए, तो बेटा ऐसी अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? उत्तमा अवस्था। तो विशेषण की हमने कितनी अवस्थाएं पढ़ी? तीन अवस्था। पहली कौन सी थी बेटा? मूलावस्था। दूसरी कौन सी थी? उत्तरावस्था। तीसरी कौन सी थी? उत्तमावस्था। मूलावस्था में किसी एक व्यक्ति के गुण एवं दोषों का वर्णन किया जाएगा, उत्तरावस्था में दो लोगों के गुण एवं दोषों के बीच का तुलनात्मक अध्ययन करा जाएगा, और उत्तमावस्था में श्रेष्ठता को साबित किया जाएगा, श्रेष्ठता की पराकाष्ठा को पार किया जाएगा और बताया जाएगा कि मौजूदा लोगों में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जिसकी बात की जा रही है। तो ऐसे विशेषण की अवस्था को हम लोग उत्तमावस्था का दर्जा देते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ी बेटा विशेषण की तीन अवस्थाएं। सबसे पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था, और तीसरी कौन सी? उत्तमावस्था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इन अवस्थाओं से संबंधित। पहचानेंगे कैसे? जब कभी वाक्य में बोल दिया जाए तो आसानी से पहचान लेंगे। जैसे सीता गीता से सुंदर है, सीता गीता से सुंदर है, आपने कहा सीता गीता से सुंदर है, सीता और गीता की सुंदरता की तुलना की जा रही है, दो लोगों के बीच में बात हो रही है, तो उत्तरावस्था आपने टिक मारकर चल दी है। ठीक है, ये वाक्य प्रयोग में बात बता रहे हैं हम आपको। फिर दूसरा प्रश्न बना, सीता सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है, तो आपने कह दिया सीता की बात हो रही, सबसे सुंदर है, तो आपने तुरंत बताया कि उत्तमावस्था हो गया। फिर हमने कहा सीता सुंदर है, तो आपने कहा मूलावस्था हो गया। अब अगर शब्द पूछे कि निम्नलिखित शब्द की मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था क्या होगी, तो उसको कैसे पहचानेंगे? बहुत आसान तरीका है। जो मूल शब्द होता है, जो विशेषण बताने का काम करता है, जो विशेषता बताता है, वो मूलावस्था के अंतर्गत आता है। जैसे महान, महान, महान क्या है? विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? विशेषण शब्द। जब इसके अंत में हम तर लगा देंगे, क्या लगा देंगे बच्चा? तर लगा देंगे। क्या लगाएंगे? तर। तो वो कौन सी अवस्था बन जाएगी? उत्तरावस्था। और जब इसी मूलावस्था वाले विशेषण में क्या लगा देंगे? तम, तो कौन सी बन जाएगी? उत्तमावस्था। जैसे महान मूलावस्था था, तर लग गया तो बन गया महांतर, महान तर। और बेटा तम लग गया तो क्या हो गया? महांतर। ठीक उसी प्रकार सुंदर में देख लें तो सुंदरतर, और क्या हो गया? सुंदरतम। फिर उच्च में देख लें बेटा, उच्चतर और उच्चतम। फिर अधिक में देख लें, अधिकतर, अधिकतर, और क्या हो गया? अधिकतम। तो जब भी कभी शब्द में आपसे विशेषण का तुलनात्मक अध्ययन कराएगा तो इस प्रकार के उत्तर होंगे। जब वाक्य में कराएगा तो हमने आपको दूसरा तरीका बताया। ये जो लिखा दिख रहा है इसका प्रयोग ना के बराबर किया जाता है, ना के बराबर किया जाता है, किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। जैसे हम लिख के दिखा दे आपको, आप समझ जाएंगे। प्रकृति ईश्वर की, ईश्वर की अनुपम, प्रकृति ईश्वर की सबसे अनुपम कृति है, अनुपम कृति है। ये एक लिखा हुआ है वाक्य। अब आपसे पूछा गया भैया इसमें विशेषण कौन सा? तो जब भी कभी आपको वाक्य में सबसे लगा मिल जाए तो आप समझ जाना ये उत्तमावस्था की बात है। प्रकृति को सबसे अनूठी कृति बनाया गया है ईश्वर की, और प्रकृति एकमात्र है।
तो जब भी एक की तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा, एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जाएगा, तो कौन सी अवस्था होगी? उत्तम अवस्था। इनका प्रयोग ना के बराबर किया जाता है बेटा। जब भी कभी शब्द आएगा तो शब्द में ऐसा आएगा, जैसे अभी हमने पीछे देखिए, हमने उत्तरावस्था का आपका उदाहरण दिया, तो उत्तरावस्था में हमने बेटा कहां पर, आप ये बताइए कहां पर हमने तर लगाया? उत्तरावस्था में तर लग रहा था प्रत्यय के नहीं लग रहा था? बताइए, देखकर बताइए कहां हमने तर लगाया? मोहन सोहन से होशियार है, कहां तर लगाया? नहीं लगाना। होशियार था, होशियारतर और होशियारतम होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हमने करा नहीं ना। तो आप मूल अवस्था पर जाने का प्रयास करेंगे। आप सिर्फ इतना देखेंगे 2 लोगों में हो रहा है कि अकेले हो रहा है कि ढेर सारे लोगों में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तब आप समझने का प्रयास करेंगे। और अगर शब्द में बताएगा तो आप ऐसे बता दें, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले प्रयोग या विशेष के क्रम के अनुसार हम लोगों ने विशेषण के भेद देखे, फिर हम लोगों ने विशेषण की अवस्थाएं देखी, जिसमें मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था देखी। अब हम लोग देखेंगे विशेषण शब्दों की रचना कैसे की जाती है। पेपर में इससे संबंधित प्रश्न बेटा जरूर आता है, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ये कुछ हैं तो बहुत सारे, बहुत हैं, इतने हैं कि बताए नहीं जा सकते, पर कुछ हमने इंपॉर्टेंट आपके सामने रखे। संज्ञा से विशेषण अगर बनाने की कोशिश करेंगे, तो जैसे पृथ्वी संज्ञा है, आपको पता है, और इसका विशेषण हो जाएगा पार्थिव। क्या हो जाएगा? पार्थिव। दिन का बेटा विशेषण हो जाएगा दैनिक। बेटा नगर का नागरिक हो जाएगा। उसी प्रकार आकाश का विशेषण हो जाएगा आकाशीय। ग्राम का विशेषण हो जाएगा ग्रामीण। क्या होगा बेटा? ग्रामीण जनसंख्या। तो जनसंख्या की विशेषता कैसी है? वो ग्रामीण है। शहरी जनसंख्या, तो शहरी जो है वो विशेषण है, और जनसंख्या की विशेषता क्या है? कि शहरी जनसंख्या है। अगला है मनुष्य। मनुष्य का क्या होगा? मानुषिक। दया का बेटा विशेषण हो जाएगा दयालु। पशु का हो जाएगा पार्श्विक। क्या हो जाएगा बेटा? पार्श्विक। बेटा देव का हो जाएगा दैवीय। क्या हो जाएगा? दैवी। कहीं कहीं दैवी, कहीं कहीं दैवीय शक्ति। शक्ति कैसी है? दैवीय। अगला देखिए, प्यास का हो जाएगा प्यासा। प्यास का क्या होगा? प्यासा। अग्नि का होगा आग्नेय। इच्छा का होगा इच्छुक। कृपा का होगा कृपालु। जंगल का होगा जंगली। शहर का होगा बेटा शहरी। सूर्य का हो जाएगा सौर्य। सूर्य का क्या हो जाएगा? सौर्य। ये संज्ञा से विशेषण है। इनमें से आपको 2 4 5 तो बहुत अच्छे से याद रखना, जैसे पृथ्वी हो गया, दिन हो गया, ग्राम हो गया, मनुष्य हो गया, दया हो गया, अग्नि हो गया, कृपा हो गया, सूर्य हो गया। ये तो आपको याद ही रखने। तो ये संज्ञा से विशेषण बनाए थे। अब आप कभी फंसेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे विशेषण, इतने तो हम रट भी नहीं पाएंगे। तो जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसकी हम एक छोटी सी ट्रिक भी बताएंगे, 100% कारगर है। आप जब उसका प्रयोग करेंगे आप आसानी से पहचान लेंगे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण नहीं है। तो सबसे पहले संज्ञा से विशेषण पर चर्चा करें। अगला देखते हैं बेटा, और भी हैं अभी। लघु। लघु का मतलब छोटा, तो इसका होगा लाघव। वन का होगा बेटा वन्य। उपयोग का होगा उपयोगी या उपयुक्त। आदर का होगा बेटा आदरणीय। बुद्ध का होगा बौद्ध। ईश्वर का बेटा संज्ञा से विशेषण बनेगा ईश्वरीय। इच्छा से ऐच्छिक। उन्नति से उन्नत। क्रोध से क्रोधी। जहर से बनेगा जहरीला। संसार से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संसार से बनेगा सांसारिक। देव से बनेगा, देवी से बनेगा दैवीय। पर्वत से बनेगा पर्वतीय। मुख से बनेगा मौखिक। प्रकृति से बनेगा प्राकृतिक। भूमि से बनेगा भौमिक। घर से बनेगा घरेलू। जल से बनेगा जलीय, जलीय। और इतिहास से बनेगा ऐतिहासिक। क्या बनेगा? ऐतिहासिक। ये संज्ञा से विशेषण थे, आपको इनको याद करना पड़ेगा। ज्यादा नहीं है, 15-20 हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। आप इतने याद कर लेंगे तो मेरी जहां तक समझ कहती है कि आपका काम हो जाएगा। अगला बेटा सर्वनाम से विशेषण है। किससे विशेषण है? सर्वनाम से। कोई। कोई सर्वनाम है और इसका विशेषण बनेगा कोई सा। तुम कोई सा, तुम सा कोई। आगे पीछे प्रयोग में ले आएंगे, बताएंगे कारक से कैसे परिवर्तित करेंगे। मैं का बन जाएगा मेरा बेटा विशेषण। मेरा घर विशेषण है कि नहीं? अगला यह से बन जाएगा इसका, इसका घर विशेषण है कि नहीं? कौन से बन जाएगा कौन सा, कौन सा आदमी, कौन सा आदमी। अगला तू से बन जाएगा तेरा, तेरा घर। बेटा वह से बन जाएगा उसका, उसका घर। तो घर संज्ञा है और उसका सर्वनाम है, तो सर्वनामिक विशेषण, खत्म बात हो गई। तो ये विशेषण में प्रयोग में लाया। तो हम लोगों ने सर्वनाम से भी विशेषण देखे। सबसे पहले संज्ञा से विशेषण याद करना ही करने आपको 100%। फिर सर्वनाम से विशेषण, इनको भी आपको जबान पर रट लेना है, बिल्कुल मुंह से निकलते ही चले जाने चाहिए, रुकाव नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। अगला है क्रिया से विशेषण। कुछ ही बताए हैं, ज्यादा नहीं बताए हैं, पर आपको पढ़ने सारे हैं। कमाना से हो जाएगा कमाऊ। कहते हैं कमाऊ पूत, कमाऊ पूत है मेरा, मेरा लड़का कमाऊ पूत है। तो कमाऊ पूत है, पूत का मतलब पुत्र हो गया। अब पुत्र की विशेषता कैसी है? कमाऊ।
तो कमाऊ विशेषण नहीं हो गया? तो वही तो बता रहे हैं कि कमाना यानी जो कमाना है वो संज्ञा नहीं है बच्चा, क्रिया है। क्या है बेटा? क्रिया। और क्रिया से विशेषण देख रहे हैं, तो कमाना से कमाऊ हो गया, चलना से चालू हो गया। मोहन चालू है, मोहन चालू है, तो मोहन की विशेषता क्या है? चालू। तो जो चालू है वो विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो विशेषण हो गया। तो वही तो बता रहे हैं, विशेषण चालू है। अगला, समझना से हो गया समझदार, लड़ना से हो गया लड़ाका, रक्षा करना से हो गया रक्षक, और मिलना से क्या हो गया बेटा? मिलनसार। अगला है अव्यय से विशेषण। क्या आएगा बेटा? अव्यय से विशेषण। आज अव्यय है, क्या है बेटा? अव्यय। आज क्या है? अव्यय है। अव्यय से बन जाएगा विशेषण आज का, यहां से बन जाएगा यहां वाला, कल से बन जाएगा कल वाला, और वहां से बन जाएगा वहां वाला। वहां वाला मास्टर अच्छा पढ़ाता है, वहां वाला मास्टर अच्छा पढ़ाता है, तो स्थान को बताने का काम कर रहा है, विशेषण बता रहा है। और विशेषण बता रहा है तो सीधी सी बात है, वो अव्यय यहाँ वहां अव्यय था और उसका हमने प्रयोग विशेषण में कर लिया। तो ये हम लोगों ने कुछ पढ़े बेटा, कैसे आप विशेषण शब्दों की रचना कर सकते हैं अलग अलग संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया का प्रयोग करके। तो सबसे पहले हम लोगों ने विशेषण के भेदों पर चर्चा करी, भेदों पर प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के भेद पढ़े, विशेषण की अवस्थाएं पढ़ी, और फिर विशेषण का परिवर्तन पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली क्लास में प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी, तब तक आप नोट्स बनाएंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, और फिर इसके बाद जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तब आप अपना आकलन करेंगे कि आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, और जहां कहीं डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे, आपके उत्तर जरूर मिलेंगे। अगली क्लास में मुलाकात होगी फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद।